नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के गिरने का कारण और इसके प्रभाव। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको इसकी जानकारी आवश्यक रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी दिनचर्या में भी देखें, तो आपके रोज़मर्रा के होने वाली घटना है, तो जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। तो साथ ही साथ अगर हम अब देखें कि इसका अगर किसी पेपर से क्या लिंक है, तो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन एक विषय जिसके अंतर्गत भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाओं, भौगोलिक विशेषताओं और उनके स्थान आदि के द्वारा इसको लिंक किया जा सकता है। तो अगर इसका हम संदर्भ देखें, तो हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे या फिर यूँ कहें पिछले कुछ 2-3 दिनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिर के गिरने की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। इसमें से अधिकांश घटनाएँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी कि ये जो प्रकोप है, बेसिकली अभी इस टाइम पे ये उत्तर भारत में देखा जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अगर हम बात करें बिजली गिरने से होने वाली मौतों के कारण, तो देखते हैं आकाशीय बिजली गिरने से देश में अक्सर मौतें होती रही हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ये घटना एक आम होती चली आ रही है। अगर हम पिछले साल जुलाई में बात करें, तो बिहार में 2 अलग-अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर भारत में हर साल औसतन 2000 से 2500 मौतें बिजली गिरने से होती हैं। साथ ही प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में से सर्वाधिक आकाशीय बिजली गिरने से होती हैं। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों में सबसे अधिक मौतें तो ये प्राकृतिक बिजली गिरने से होती है। फिर भी हम देखते हैं कि इसकी ज़्यादा कवरेज और ज़्यादा बात मीडिया में या फिर यूँ कहें आपदा प्रबंधन में नहीं की जाती है। तो इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए हम देखते हैं कि इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और उसमें चिंताएँ क्या हैं? आखिर आकाशीय बिजली की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? हम देखते हैं भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को ट्रैक नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी कमी ये क्या है कि इसकी घटनाओं को ट्रैक नहीं किया जाता है। अगर सुनामी आती है, भूकंप आता है या फिर कहीं पर कुछ और प्राकृतिक आपदाएँ घटती हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है। लेकिन आकाशीय बिजली की बात ज़्यादा नहीं की जाती है। और वैज्ञानिकों के पास इस पर शोध अध्ययन करने हेतु पर्याप्त आंकड़े भी नहीं हैं। यानी कि ना तो इस पे रिसर्च हो रहा है और ना ही इस पे डाटा उपलब्ध है जो आगे रिसर्च किया जाए। साथ ही साथ अक्सर बिजली गिरने के खिलाफ किए जाने वाले सुरक्षा उपायों, सावधानियों को जैसा कि भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भांति होता है, इसमें प्रचार भी नहीं मिलता है। यानी कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूकता अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आकाश आकाशीय बिजली आखिर होती क्या है? आकाशीय बिजली जिसे लाइटनिंग, तड़ित भी कहते हैं, ये क्या है? अगर हम बात करें तो आकाशीय बिजली अथवा तड़ित यानी लाइटनिंग वातावरण में बिजली की एक तीव्र तथा व्यापक निस्सरण होती है। यानी कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर लाइट का बहुत ही फास्ट तरीके से और ज़्यादा व्यापक तरीके से जब निष्कर्षण होता है, तो इसको ही कहते हैं बिजली। इसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है, यानी कि ये आसमान में होने वाली एक सामान्य घटना है। लेकिन ये आपदा जब बन जाती है, जब ये आकाश बादलों से होते हुए पृथ्वी की तरफ आती है और जिसके से इसमें आपदा का रूप ले लेती है। और जहाँ-जहाँ पे मानव बस्तियाँ अगर वहाँ पे गिरती है, तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं आकाशीय बिजली किस प्रकार उत्पन्न होती है। सबसे पहले देखेंगे आखिर आकाशीय बिजली बनती कैसे है। तो हम देखते हैं आकाशीय बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है। यानी कि अगर ये पृथ्वी है, तो इनकी जो बादल होंगे, उनका जो बेस होगा, बेस मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर ये जो हाइट है इन बादलों की, तो ये जो हाइट है, ये कितनी होगी? 1 से 2 किलोमीटर तथा उनका जो शीर्ष यानी कि जो टॉप लेवल है, ये जो लेवल होगा, वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊँचाई तक होता है। इन बादलों के शीर्ष का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि इतने कम तापमान पर जहाँ जल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। वहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो अगर हम एक छोटे से ग्राफ से देखें या छोटे से चित्र के द्वारा देखें कि आकाशीय बिजली आखिर गिरती कैसे है, तो आपने सबने पढ़ा होगा अपने छोटे क्लासों में 5th में, 6th में, 7th में कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होती है। एक सिंपल प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होता है, नदियों, झीलों, तालाबों से होता हुआ पानी कहाँ जाता है? वो सीधा जाता है आपके समुद्र में, यानी किसी वाटर रिसोर्स के पास। इस वाटर रिसोर्स के पास जाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन समुद्र में कब होगा? जब लगभग मीन टेम्परेचर औसतन 27 डिग्री सेल्सियस होता है।
उसके बाद वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है, ये ऊपर जाते हैं, इनका संघनन होता है। संघनन होने के बाद में क्या होता है, ये जल वाष्प जब संघनित होके बादल के रूप में नीचे आता है तो इसी को वर्षा कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जल वाष्प बादल के ऊपर भी बढ़ते जाते हैं, कुछ तो नीचे आते हैं, कुछ और हाइट पे चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ही जल वाष्प इन बादलों के ऊपर की ओर उठता है, तापमान में कमी के कारण इनका संघनन हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल का टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो जलवाष्प यानी जल की जो बूंदें हैं उनका तापमान कम होता जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे जैसे तापमान कम होगा तो जल के अंदर या वाष्प के अंदर छुपी हुई जो लेटेंट हीट है वो निकलेगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे ऊष्मा निकलेगी, जिससे जल के अणु और ऊपर की ओर गति करते हैं, यानी कि उनको और एनर्जी मिलेगी और वो धीरे धीरे और ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। जैसे जैसे वे शून्य के कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, जल की बूंदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं। यानी कि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर और पीछे जाएगा यानी माइनस में जाएगा तो जल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ की बूंदों में। इन जल कणों की ऊपर की ओर गति जारी रहती है, जिससे उनके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। आपको पता है जैसे ही जल वाष्प से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, उनके द्रव्यमान में क्या होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। अंत में ये भारी होकर पृथ्वी की ओर गिरना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पहले जल वाष्प किसमें कन्वर्ट हुआ, जल में, और जल किसमें कन्वर्ट हुआ, बर्फ में। और जैसे ही जल वाष्प जल में और जल से बर्फ में बना तो इनके द्रव्यमान में क्या हुआ, इनके मास में क्या हुआ, इनके मास में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और ये क्या हुए, भारी होकर किसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ गए, पृथ्वी के ऊपर गिरने लगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी कि आप क्या करते हैं कि बर्फ के जो टुकड़े बने वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक प्रोसेस बनने के बाद में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे गिरने लगते हैं, जिससे बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं। यानी कि जब ये क्रिस्टल बनते भी हैं तो इसमें कुछ क्रिस्टल छोटे रहेंगे पॉइंट साइज, कुछ बड़े होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे। तो जो हल्के हल्के होंगे वो तो ऊपर उठेंगे, और जो भारी भारी होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे आएंगे। तो इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन कणों के मध्य टकराव होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। यानी क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर ये कण है यहाँ पे, एक मिनट देखते हैं, अगर यहाँ पे कण है क्या, हम्म, अगर हम देखें, अगर यहाँ पे कण है हल्के, इधर है भारी, तो भारी वाले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। हल्के वाले कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जब नीचे ऊपर जा रहे हैं तो आपस में क्या करेंगे, टकराव उत्पन्न करेंगे, जिससे इनके टकराव से जो नए चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यह प्रक्रिया विद्युत स्पार्क की उत्पत्ति के समान कार्य करती है। जैसे जैसे जिस प्रकार से लाइट स्पार्किंग होती है, उसी तरीके से क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स भी क्या होता है, रिलीज होते हैं। गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन में परस्पर अधिक टकराव होता है तथा नए इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है। और जब इसके आपस टकराव में जब नए चार्ज पार्टिकल बनते हैं, यानी माइनस प्लस चार्ज बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बनता है तो बनने के बाद वो भी आपस में टकराव करते हैं और उनसे फिर और नए पार्टिकल्स बनते हैं। इस प्रकार एक चेन रिएक्शन का आरंभ हो जाता है, आपस में टकराते रहते हैं, फिर नए पार्टिकल्स बनते हैं, नए चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, वो नए चार्ज पार्टिकल्स फिर से आपस में टकराते हैं, उनसे फिर नए चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है, जब आपस टकराने के बाद में चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, या तो पॉजिटिव बनेंगे या नेगेटिव बनेंगे। तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये बनना चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का हिस्सा छोटा रहता है और नेगेटिव चार्ज का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि टकराने के बाद में बेसिकली इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादलों के ऊपर धनात्मक रूप से आवेशित, मध्य परत नकारात्मक रूप से आवेशित होती है। इन दोनों परतों के मध्य विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में कई बिलियन वोल्ट का अंतर होता है। ये छोटा मोटा कोई बैटरी तो है नहीं, क्योंकि पूरे बादलों में होने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें कई मिलियन पार्टिकल्स तो पॉजिटिव हैं जो कि ऊपर पाए जा रहे हैं, कई मिलियन पार्टिकल तो नेगेटिव हैं। तो ये इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि कुछ ही समय में दोनों परतों के मध्य एक विशाल विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होने लगता है, जो कि लाखों एम्पियर होती है। क्योंकि ये बहुत ही मास लेवल पे बहुत ही बड़े स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराते हैं तो इनसे मिलने बनने वाला चार्ज भी, जिसको हम एम्पियर में एसआई यूनिट में देखते मापते हैं, उसका भी बड़ा स्तर बनता है। इसके रिजल्ट क्या आते हैं, इसके रिजल्ट में क्या होता है, भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है,
जिससे बादलों की दोनों परतों के मध्य वायु स्तंभ का तापमान बढ़ जाता है। यानी कि ऊपर अगर धन आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे अगर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होगी तो लाइट भी होगी, साथ ही साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा, जिससे इनका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इस ऊष्मा के कारण बिजली कड़कने के दौरान वायु स्तंभ का रंग लाल नजर आता है। तो हम देखते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो आवाज होती है वही तो हमें गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, साथ ही साथ टकराने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस पे लाइट बनती है जो लाल रंग की होती है, जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। इस प्रकार गर्म वायु के विस्तारित होने से शॉक वेव उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गड़गड़ाहट की आवाज आती है। यानी कि होता क्या है, जब गर्म वायु का विस्तार पूरे इलाके में होने लगता है तो जब गर्म वायु बहती है तो उसके क्या होता है, वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिनको प्रघातीय वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से होती है, इसलिए शॉक वेव्स बोला जाता है इन्हें। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ये तो एक बादल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, अगर एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो ये प्रक्रिया और लंबी चलती जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि यह पृथ्वी पर किस प्रकार गिरती है। अभी तक हमने ये समझा कि ये बनती कैसे है, क्या रीजन है इसके बनने के, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बनने के बाद में क्यों इसमें चमक होती है, क्यों इसमें गड़गड़ाहट होती है। इन सब के बाद में हम आखिर में देखते हैं कि ये क्योंकि हमारे इस टॉपिक का मेन मुद्दा ये है कि पृथ्वी पर गिरती क्यों है, किस प्रकार गिरती है, क्या रीजन है। तो हम देखते हैं, पृथ्वी बिजली की अच्छी संवाहक होती है तथा विद्युतीय रूप से तटस्थ होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव कर सकता है। हालांकि बादलों की मध्य परत की तुलना में यह धनात्मक रूप से आवश्यक हो जाती है। होता क्या है कि बादलों पे नीचे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बादलों की अपेक्षा इतना है तो पृथ्वी पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेकिन बादलों की अपेक्षा क्या है, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लगभग 15 से 20% बिजली का प्रवाह पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है। यानी कि अगर टोटल अमाउंट 100 यूनिट अगर यहाँ पे लाइट बनती है तो लगभग 15 यूनिट से लेकर 20 यूनिट तक कहाँ तक आती है, हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। यही विद्युत प्रवाह पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि अगर हम इसको एक इस टेबल के माध्यम से देखें तो क्या होता है कि जो बादल हैं उनका बॉटम ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लाउड बिकम्स नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज, सरफेस ऑफ अर्थ गेट्स पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होता है, चार्ज ऑल्टर एयर अराउंड क्लाउड क्रिएटिंग पोटेंशियल लाइटिंग पास। मतलब क्या होता है कि जो बादल हैं और पृथ्वी हैं इनके बीच में पाए जा रहे क्या, क्लाउड्स हैं, एयर है। तो एयर क्या करता है, इनके बीच में जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके क्या करता है, एक पाथ का निर्माण करा देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑन सरफेस एक्सटेंड्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो प्लस आयन जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइटिंग इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पाथ एज नेचर ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द एक्सट्रीम्स। मतलब होता क्या है, जब पृथ्वी से पॉजिटिव चार्ज वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु के द्वारा आसमान की तरफ, बादलों की तरफ उस नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है, इस पूरा एक पाथ बनता है जिसके थ्रू बादलों से जमीन पर लाइटनिंग होती है, आकाशीय बिजली गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकृति में हर चीज संतुलित होने का कार्य करती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जों को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके द्वारा बादल और पृथ्वी तक एक रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू ही बिजली नीचे गिरती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज ये समझ में आया होगा कि आकाश से बिजली किस प्रकार बनती है, किस प्रकार से वो बनने के बाद में पृथ्वी पर पहुँचती है, और किस तरीके से उसके द्वारा मानवीय आपदा का रूप लेती है। तो इसी के साथ मैं आज आपकी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।